और आज शुरुआत सबसे पहले हम भारत और नेपाल के रिश्ते से करेंगे। 28 मई को जब भारत के नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था तो वो भव्य तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी, पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन उस दौरान एक तस्वीर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी और वो तस्वीर थी नए संसद भवन के अंदर मौजूद अखंड भारत की पेंटिंग। ये वो पेंटिंग है, अखंड भारत की पेंटिंग। इस पेंटिंग में सदियों पुराने ऐतिहासिक भारत को दर्शाया गया है और इसमें भारत के महत्वपूर्ण साम्राज्यों और शहरों को दिखाया गया। पेंटिंग में आप उस वक्त के तक्षशिला और सिंधु को भी भारत के हिस्से के तौर पर देख सकते हैं, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है। इसी तरह से बांग्लादेश और नेपाल को भी अखंड भारत के नक्शे में स्थान दिया गया। हमारे प्राचीन ग्रंथों और साहित्य में भी अखंड भारत के इस रूप का जिक्र कई बार आया है, लेकिन कई लोगों को यह पेंटिंग अखर रही है। भारत से लेकर नेपाल तक में अखंड भारत के स्वरूप पर सवाल उठाए गए और इसलिए आज हम नेपाल और भारत के इस अनोखे रिश्ते का सांस्कृतिक और धार्मिक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज नेपाल वर्ल्ड मैप पर भले ही एक अलग देश के तौर पर नजर आता हो, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर यह छोटा सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है। नेपाल और भारत एक दूसरे के साथ 1860 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन दोनों देश जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, वो इस सीमा रेखा से कहीं ज्यादा प्राचीन है और कहीं ज्यादा बड़ी भी है। दोनों देशों के बीच ये सांस्कृतिक साझेदारी इतनी मजबूत और इतनी प्रगाढ़ रही है कि नेपाल और भारत अलग देश होकर भी अलग नहीं लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है और यह रिश्ता आज का नहीं है। इस अनूठे रिश्ते के प्रत्यक्ष प्रमाण हजारों वर्ष पुराने रामायण काल में स्पष्ट रूप से मिलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता जनकपुर के राजा जनक की बेटी थी और इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। ये जनकपुर आज के नेपाल में स्थित है। इसलिए आज जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तो सीमा, ऊर्जा, कारोबार समेत कई अहम मुद्दों पर तो समझौते हुए ही। दोनों नेताओं ने श्री राम से जुड़े अपने रिश्ते को नई ऊंचाई देने के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया। दोनों नेताओं की तरफ से ऐलान किया गया कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित रामायण सर्किट के काम में तेजी लाई जाएगी। पहले सुनिए एक बार। धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रामायण सर्किट की जो भी परियोजनाएं हैं उसको जल्दी से जल्दी कारगर करके जो दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण समाजों के बीच में जो एक सांस्कृतिक और जो एक धार्मिक श्रद्धा भाव के जो संबंध हैं उनको और गहरा किया जाए, उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो इनसे जुड़ी जो परियोजनाएं हैं उनका जो है इस समय एक उनका चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद इस पे जो स्पेसिफिक इन परियोजनाओं की जो डीपीआर हैं उस पे काम और फिर बाद में उनके एग्जीक्यूशन पे काम होगा। राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिन इलाकों में रहे थे या वहां से होकर गुजरे थे, आज उन्हें ही एक सर्किट के तौर पर विकसित करने की तैयारी और इसे ही रामायण सर्किट का नाम दिया गया है, क्योंकि रामायण की पूरी कथा मुख्य रूप से इन्हीं 14 वर्षों का ही सार है। और नेपाल इस राम कथा का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि माता सीता के पिता राजा जनक मिथिला के राजा थे और नेपाल में स्थित जनकपुर इसी मिथिला की राजधानी था।
इसलिए राम नेपाल में ईश्वर के रूप में तो पूजनीय हैं ही, उन्हें वहां जमाई के रूप में भी आदर दिया जाता है और ये नेपाल की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और इन तस्वीरों में आपको परंपराओं की खूबसूरत झलक तो मिलेगी ही, आप भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की गहराई भी समझ सकेंगे। इसलिए तस्वीरें बहुत खास हो जाती। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें विश्व प्रसिद्ध राम कथावाचक राम भद्राचार्य की है। पिछले वर्ष जब वो एक यात्रा के दौरान चित्रकूट से जनकपुर पहुंचे तो जनकपुर की महिलाओं ने उनका गारियों के साथ पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया, ठीक उसी तरह जैसे कभी मिथिला में श्री राम की बारात का हुआ था, और वही वो तरीका था। दरअसल जनकपुर की इन महिलाओं ने कथावाचक राम भद्राचार्य को श्री राम के गुरु वशिष्ठ के रूप में देखा और इसलिए उन्हें समधी मानकर पारंपरिक गारियां गाकर उनका स्वागत किया। और तस्वीरों में आप जगत गुरु राम भद्राचार्य को शर्माते हुए भी देख सकते हैं। रामायण में भी श्री राम की बारात का इसी तरह गारियां गाकर स्वागत किए जाने का वर्णन है और आज हजारों वर्ष बाद भी रामायण और राम कथा भारत और नेपाल के संबंधों का आधार बनी हुई है। सिर्फ राम ही नहीं, दोनों देश गौतम बुद्ध की विरासत और ज्ञान को भी साझा करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जबकि बिहार के बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। दोनों देशों के बीच ये सांस्कृतिक साझेदारी इतनी मजबूत और इतनी प्रगाढ़ रही है कि नेपाल और भारत अलग देश होकर भी अलग नहीं लगते हैं और अखंड भारत के नक्शे में नेपाल का स्थान इसी सांस्कृतिक साझेदारी का ही प्रतीक है, जिसे रामायण सर्किट और भी मजबूत बनाएगा। क्योंकि अखंड भारत सीमाओं से घिरा कोई स्थान नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक चेतना का रूप है और हजारों वर्षों से इस पूरे उप महाद्वीप को प्रकाशित करती रही है। इसीलिए ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है। हमने इसलिए आपको कहा था कि हम आज ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के आधार पर भारत और नेपाल के न केवल रिश्तों की चर्चा करेंगे, इस अखंड भारत के सही स्वरूप को भी आपको समझाएंगे। इसलिए ऐतिहासिक जानकारी आपके साथ साझा होनी बहुत जरूरी थी। जी न्यूज़।